जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima Sab. Thank you so much. ताड़ साहब आज एक इम्पोर्टेंट कल बल्कि डिबेट है हम अमेरिका के अंदर जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और कैमला हैरिस की पिछली दफ़ा जो डिबेट हुई थी उसमें तो ट्रंप साहब ने प्रेसिडेंट ही फारग कर दिया था। इस दफ़ा जो है वो डिबेट जो होने जा रही है आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले भी ट्रंप साहब ने एक खातून से डिबेट की थी हिलरी क्लिंटन से, वो भी जिस तरह गई थी आपको पता है, अभी फिर एक ऐसी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ताड़ साहब वहां पे तो जलसे जुलूस और सीएम गालियां दे रहे हैं, मतलब पार्लियामेंट में गालम गलोच हो रही है, ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान का नेशनल डिस्कोर्स किस तरफ है। दूसरे इंडिया की तरफ देखें, इंडिया यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर ताड़ साहब उन्होंने खोल दिया है। वो ट्रेड कॉरिडोर खोल रहे हैं, हमने एक दूसरे के पंजाबी कहते हैं गलमे फड़े रहे। और जरा हमें बताएं कि ये क्या होने जा रहा है, और दूसरा ये अमेरिका के हवाले से भी बताएं कि इसके साउथ एशिया पे क्या इम्पैक्ट होते हैं। जो ट्रंप साहब और जो कैमला हैरिस की जो डिस्कशन है, इसका जारी बात है पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका की तरफ है ताड़ साहब। चीमा साहब, एक और चीज खासकर आपने बताया जिस तरह यूएई के इस वक्त जो किंग हैं वो पहले दौरे पर हैं भारत के, और लेकिन मोदी साहब इससे पहले कई दौरे कर चुके हैं और वो अ, अपना जो ट्रेड है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएई बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है भारत के साथ। ना सिर्फ ये है, जो कल एक खबर मैंने मजीद देखी कि सेमी कंडक्टर बनाने के अंदर, चिप्स बनाने के अंदर भारत जो है वो 2029 तक वो दुनिया के सबसे बड़े सेमी कंडक्टर चिप्स बनाने के लिए अपने इरादे जो है वो जाहिर कर रहा है। और उन्होंने अमेरिकन इनिशिएटिव फॉर चिप्स, जो 6 मुल्क हैं उसमें पहले मौजूद हैं, कोस्टरिका, इंडोनेशिया, कीनिया, पैनामा, फिलीपींस और वियतनाम, उसके साथ इस लिस्ट को ज्वाइन कर लिया है कि वो वहां पे चिप्स बनाएंगे। पड़ोस में वो सेमी कंडक्टर बनाने के लिए एप्पल्स के फोन बना रहे हैं, उसके बाद टेस्ला वहां जा रहा है, उसके बाद डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, मैं जरा बताना चाहूंगा। शर्मिंदगी, सीमा साहब, शर्मिंदगी के नए बाब जो हैं वो आप रकम कर रहे हैं, जो बिलखसूस कल परसों जो गुजरा। सबसे पहले तो मैं जो कल हुआ जलसा, मैं उसको उस पर बोलना चाहूंगा। मेरे ख्याल में उस जलसे को जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने इजाजत दी थी, जो चट्ठा साहब बैठे हैं, पीटीआई के जज हैं, जो सबसे पहले तो उनके ऊपर केस होना चाहिए। उनको उनके उनके पेट खराब हो जाते हैं जब भी पीटीआई का जलसा बंद करने की कोशिश की जाती है, और फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि पीटीआई किस चीज के लिए मशहूर है। गाली गलोच और जो लफ्ज इस्तेमाल किए आपके गंडापुर साहब ने वहां पे, इसकी नजीर नहीं मिलती। इसकी जो उन्होंने बिलखसूस 2-3 चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा जो उन्होंने पाकिस्तान के को तोड़ने का जो मंसूबा बनाया है, जो खासकर वो मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। उन्होंने एक तो पंजाबियों और पठानों को लड़ाई करने, उनको आपस में उन्होंने लड़ाई के लिए नारे लगाए। फिर उन्होंने इस तरह की नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए मरियम नवाज के लिए कि हम बारात लेकर आएंगे, हम पठान बारात लेकर आते हैं। फिर उसके बाद चीमा साहब, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की फौज को ललकारा, पाकिस्तान के सिस्टम को ललकारा कि हम 2 हफ्ते के अंदर खान साहब को निकालो वरना हम ईंट से ईंट बजा देंगे। कभी बांग्लादेश के नक्शे वो पेश करते हैं, कभी बलूचिस्तान को तोड़ने के नक्शे पेश करते हैं। लेकिन इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, पाकिस्तान चलाने वालों को ब्लेम करूंगा। उसकी वजह यह है, कल 2-4 लौंडे लपाड़े तो पकड़े इन्होंने, लेकिन मेरे मुर्शिद को फिर इजाजत दे दी कि दरबार लगाएं और अपने ख्यालात का इजहार किया जाए। और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया कल फिर दोबारा खुल के। उन्होंने फिर 7 लाख की फौज का गिरेबान पकड़ा फिर, और उनको इजाजत दी गई कि आप पकड़ें, प्लीज इजाजत दें आपको, आप दरबार में आए और आप गालियां दें आप। और ये जो खास कर चीमा था और जो फिर इस वक्त मैं समझता हूं कि सख्ती से डील नहीं किया जा रहा। जो मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं चीमा साहब, जो पंजाबियों और पठानों को लड़ाई की इजाजत देते, जो मूड बनाते हैं, उनको क्यों नहीं रोका जा रहा? मैं मेरे समझ से बाहर। हम पड़ोस की बात करते हैं, सेमी कंडक्टर की बात करते हैं, यूएई के साथ ट्रेड की बात करते हैं, आप पस्तियों की बात करते हैं, आप बांग्लादेश के नक्शे पेश करते हैं। मुर्शद ने कल कहा है बलोचिस्तान तो आपके हाथ से निकल चुका है। मैं पूछना चाहूंगा कि मुर्शद पाक, आप क्या चाहते क्या है? आपके पास 100 उस्मान बुजदार हो,
मुराद सईद हो और आप दरबार में बैठे हो और साथ गाने चल रहे हो कि आज इमरान खान दे जलसे च मुजरा करन नु जी करदा है, तभी यह सारा कुछ चलता है। मेरी समझ से बाहर है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। आपके मेरे आई हैव नो क्लू अबाउट। आपने आप सारे जितने इस वक्त पाकिस्तानी हैं 1947 को जिस तरीके से पाकिस्तान बनाया गया है, आप उसको उस पे, मेरा मकसद है कि आज अगर सोचा जाए 1 मिनट के लिए आप ले चलें अपने आप को 1947 में, इन हरकतों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। उस दूसरी तरफ से जवाब आया है कि अटक का पुल करके पास दिखाओ तो हम देखेंगे, तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। मेरी एक मरियम मुस्लिम लीग नून की एक खातून ने कहा कि पंजाब पुलिस ਨੂੰ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ के साथ डील करने का बड़ा तरीका, चरसियां ਨੂੰ ਅਸੀਂ डील पंजाब पुलिस बड़ा सोहने तरीके ਨਾਲ करदी। सेमी कंडक्टर चीमा साहब 2029 2047 developed nation on the planet versus this। इसी की इन्हीं चीजों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था मेरे ख्याल में। आज ये 25 करोड़ लोगों से ये सवाल कि दिस इज व्हाट यू मेड द कंट्री फॉर। और फिर उसके बाद मैं एक बंदे को ब्लेम नहीं करूंगा चीमा साहब, अगले दिन भी मैंने आपके सामने बैठ गया था 25 करोड़ लोगों को ब्लेम करूं, क्योंकि चलाने वाले अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं तो वैसे उनके दिल दिमाग तो कनाडा और लंदन में रहते हैं। सारा दिन मुर्शद पाक क्यों बार बार हमारे हाफिज जनरल साहब को ब्लेम करते हैं, लंदन प्लान तुम उसका हिस्सा हो, तुमने वहां लिख के दिया था, तुमने फलां किया था। मैं आज उन्होंने कहा कहता मैं थोड़ा ना गल ही नहीं कर, कहना मैं थोड़ा नाराज हूं। हालांकि यू टर्न लेगा इसी पे इंसान ये, फिर दोबारा यू टर्न लेगा। वो सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ देता है। 70 72 साल 71 साल उसकी एज है। इस एज के अंदर लोग मुनासिब बातें नहीं करते। ये इंसानी जिस्म के दिमाग की सूरत हाल ही नहीं रहती है ऐसी चीज। साहब के 71 साल में आप होशो हवास में हो कि मैं कहाँ लेके जा रहा। कभी कहते हैं मैं बात नहीं करता, फिर आज ही जेल में किसी ने क्वेश्चन किया कि इसका मतलब आप पहले बातें कर रहे थे, तो कहते हाँ कर रहे थे। 5 लोगों को मैंने इजाजत दी थी कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बातें करें। ये मुर्शद साहब ने फरमाया। कहते स्वाति साहब उन्हीं का मैसेज लेकर आए थे। मैंने इजाजत, मैंने उस वक्त दरबार लगा, मैंने उनको कहा था जाओ मैं तुम्हें माफी दे देता हूँ, 1 हफ्ते के लिए जलसा कैंसिल कर दिया। मुगले आजम चीमा साहब, पाकिस्तान जिस तरीके से चलाया जा रहा है, इस तरह मैंने कई दफा कहा, इस तरह सिगरेट का खोखा नहीं चल सकता, पान का खोखा नहीं चल सकता जिस तरह पाकिस्तान चला रहा है। पता नहीं क्या बात है, अकल कहाँ गई है 25 करोड़ लोगों की, मेरे समझ से नहीं आता। हालांकि मैं देखें इस वक्त जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जहां से फ्रीडम ऑफ स्पीच शुरू होती है, जहां से सिविल राइट्स शुरू होते हैं, जहां पे मैग्ना कार्टा है, जहां से सारी चीजों के आगाज हुए हैं, वो सख्ती के साथ डील कर रहे हैं। वो इजाजत नहीं दे रहे लौंडे लपाड़ों को पर्यटन को तोड़ने के लिए, वो इजाजत नहीं दे रहे इस वक्त ममालिक जो इस तरह चलाए जाते हैं, इस तरह नहीं इजाजत दे रहे। लेकिन आप खुली छुट्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप रोजाना शाम को कहते हैं अडयाला जेल के अंदर। आज उन्होंने, मैं जो एक खास और आखिरी लफ्ज इस टॉपिक पर बात करना चाहूंगा, मेरे मुर्शद ने फरमाया, कहते हैं बाहर निकलो जेलों में जाओ। कहते जेलों से ना डरो, मैं 14 महीने से जेल में बैठ के बकरे की रानें एंजॉय कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, वो 2 मालिशिए भी दिए गए हैं जो मेरी मालिश कर रहे हैं। तुम निकलो, बाहर निकलो, कहते जेल में जाओ, जेल से ना डरो। अपने बच्चों को लंदन से बुलाया जरा। और दूसरा ये कि चीमा साहब उधर से तो मेरे खैर पठान भाई जो हैं वो तो खैर जज्बाती हैं, वो आ जाते हैं जहां उनको कहते हैं वो निकल के पहुंच जाते हैं। 5000 बंदा इकट्ठा नहीं होके आ सके अडयाला जेल के सामने बाहर। 5000, 500 नहीं आ सका, 500 नहीं आ सका। मेरी फिर रिक्वेस्ट होगी, हम्बल रिक्वेस्ट होगी, मुर्शिद पाक को अपने बच्चों को बुलाएं और इस जिहाद में उनको कहीं हिस्सा लें, अडयाला जेल के सामने भूख हड़ताल करें या लीड करें इस मूवमेंट को। अपने बच्चों को कहें कि आप लंदन से वापस आ जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाद में पढ़ लेंगे, जरा ठंडे माहौल से आ जाएं। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇ, ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, प्लीज चेक करें। कौम जानना चाहती है कि जिस तरह वो नून लीग वालों ने कहा कि पंजाब पुलिस को पता नहीं नशइयां ना किमें डील करना, जरा एक झलक ये भी पेश करें। फिर उस बाद मुर्शिद साहब कहते हैं बाहर निकलें, जेलें आओ, जेलों में आओ, जूते खाओ, देखें क्या बनते हैं। फिर चीमा साहब उन्होंने एक और फरमान जारी किया, उन्होंने कहा माफी मांगने वालों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। और अर्ज करना चाहूंगा मुर्शिद पाक की जो जितनी क्यादत है, गौहर अयूब जो इस वक्त लीड कर रहे हैं, इनके जो उन्होंने माफी मांग ली है, उन्होंने माफी मांग और जर्नलिस्ट से माफी मांगी उन्होंने अनकंडीशनल।
अनकंडीशनल। फिर उसके बाद चीमा साहब जो 2-4 चीजें नई आई हैं इस वक्त, मेरा पीटीआई का लौंडा लपाड़ा औकात से बाहर हो रहा है। कहते हैं कि असेंबली के अंदर से घुस के लोगों को अरेस्ट किया गया है। कहते हैं जी कुछ लोगों को मसाजिद के अंदर से भी अरेस्ट किया गया है। माजी में भी इस तरह होता रहा, कौन सी नई बात है? जब आप स्टेट को चैलेंज करेंगे, जब मुसलसल गिरेबान पकड़ेंगे 7 लाख फौजियों का और जजों का और सबका, पूरे पाकिस्तान का गिरेबान पकड़ेंगे, तो पाकिस्तान की स्टेट को इजाजत है जहां मर्जी, जहां से बंदा मिलता है उसको पकड़ लेना चाहिए फौरन। और मेरी दूसरी एक तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस जज ने इसकी इजाजत दी थी, बगैर चेक किए कि इनकी जबानें कितनी गंदी हैं, एक तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरा मेरे ख्याल में सूबा सरहद के अंदर गवर्नर राज फौरन लगा देना चाहिए, क्योंकि वहां के लगना चाहिए फॉर एएसएपी बेसिस पे। उसकी वजह ये है चीमा साहब कि जिस के सूबे के चीफ मिनिस्टर ने पूरे पाकिस्तान को चैलेंज किया है, पठान पंजाबी लड़ाई कराने की कोशिश की है, और स्टेट को चैलेंज करके उसने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुर्शद को जेल से बाहर निकालें, वरना हम ईंट से ईंट बजा देंगे। उसके पास कौन सा जवाब है कि वो एक सूबे के अंदर एंजॉय करे सारी पावर? वो उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। वो मुल्क तोड़ने की इंटेंशन लगता है, उसको अरेस्ट करना चाहिए मेरे ख्याल में। और खासकर उस एक इंसान ने मोढे से चादर रख के उसने कहा जिहाद करो, बाहर निकल के जिहाद करो, जालिम फौजियों के खिलाफ जिहाद करो। मैं फौजियों का लफ्ज वैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो जिहाद के लिए कौम को कहा है, उकसाया है, लेकिन कौम को ये नहीं पता कि इनके ऊपर खुद शराब की बोतल का केस अभी चल रहा है। जो जिहादी है, ये हमारे खैर पीटीआई के जिहादी ऐसे, जिस तरह मैंने कहा है कि नीचे मुजरे होते हैं, ऊपर अय्या का नाबुद अय्या का नस्ताइन होता है, तो वैसे ये मैंने आपको बताया था कि मुर्शिद पाक की सिर्फ एक ही खूबसूरती है, उन्होंने हर पार्टी का मैंडेट चोरी करके एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। थल्ले जियाले भी ने, भंगड़े भी पा रहे हैं, चरस भी पी रहे हैं, नशे भी कर रहे हैं, कुड़ियां भी नच रही हैं, तो उत्ते अय्या का नाबुद अय्या का नस्ताइन। चलें चीमा साहब, फिर अगर यही 25 करोड़ लोगों की किस्मत है, तो मेरे ख्याल में इसको रोकना नहीं चाहिए, जल्द अज जल्द इनको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आपके पड़ोस में सेमी कंडक्टर बन रहे हैं। आपके पड़ोस जो है वो नए बुलंदियों को छू रहा है। और खुदारा आज भी अगर कोई सेंसिबल पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वाय सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनने की बजाय किसी वक्त इंडिया की खबरें भी सुन लिया करें, वो क्या करें। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और दुश्मनी के दरवाजे बंद करें आप। उसकी वजह यह है कि दुश्मनी से आपने 77 ईयर्स कुछ नहीं कमाया। देखें कि मैथ और इंग्लिश से वो कहाँ पहुंच रहे हैं। आपके जितने रूलर्स हैं, सबके बच्चे लंदन में मैथ और इंग्लिश पढ़ रहे हैं। दूसरा चीमा साहब, आज सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका के अंदर एक डिबेट है। दूसरी डिबेट है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। पहली डिबेट के अंदर उन्होंने जो बाइडेन को फारग कर दिया था, आज कैमला हैरिस को फारग कर देंगे। लेकिन वो किस तरह, इस वक्त सिस्टम किस तरह डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह रोकने की कोशिश करता है, ये भी बताने की कोशिश करते हैं। चीमा साहब, ये डिबेट फिलाडेल्फिया के अंदर हो रही है। इसमें पैसिफिक टाइम 5 बजे है, ईस्टर्न टाइम इसका 9 बजे। इस पे मुझे जो चंद तहफुजात हैं वो ये हैं कि चीमा साहब, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सारी टर्म्स जो हैं वो लेफ्ट विंग मीडिया की सारी शर्तें उनकी तस्लीम की। एबीसी चैनल क्या है? एक लेफ्ट विंग मीडिया एंटरप्राइज का हिस्सा है, डेमोक्रेट पार्टी का एक प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा है, और उन्होंने सारी की सारी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनकी शर्तें मानी हैं। मेरे ख्याल में नहीं माननी चाहिए थी। फिलाडेल्फिया क्या है? फिलाडेल्फिया एक लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट एक शहर ऐसा है, मैं समझता हूं कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब की सेफ्टी के वहां हालात क्या होंगे। मेरे ख्याल में वहां नहीं होना चाहिए था। अब आपने पहले अपने इब्तदाइये के अंदर आपने बात की है कि चीमा साहब, हिलरी क्लिंटन के साथ डिबेट हुई थी। उस डिबेट की सबसे बड़ी एलिगेशन ये थी कि जो मॉडरेटर थे, उन्होंने अपने क्वेश्चन हिलरी क्लिंटन के साथ शेयर कर लिए। डेमोक्रेट पार्टी के साथ इतने वो सिंपथाइजर थे कि उन्होंने क्वेश्चन ही शेयर कर लिए। ये एलिगेशन। आज भी उसी तरह का सिलसिला होगा। मैं उसका रिजल्ट प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं पहले सोच रहा था अगर आज बात की जाए टॉपिक्स क्या हो, आज इमिग्रेशन पे बात होगी। आज कैमला हैरिस के पास है क्या? कैमला हैरिस के पास 4 चीजें हैं। एक तो वो औरत है, दूसरी स्याह फाम है, तीसरी वाइस प्रेसिडेंट है, एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल कर रही है, चौथी उसको बराक हुसैन ओबामा सपोर्ट करता है। इसके अलावा उसके पास और कह के भाड़ खुल के लगा, आज भी वो कह के ही लगाएंगी, इससे अलावा कुछ नहीं करेंगे। सीमा साहब, आज दर हकीकत अगर देखा जाए
तो ये अपनी हिस्ट्री की सबसे अनपॉपुलर वाइस प्रेसिडेंट, ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन मीडिया आज तक ये कहता रहा है। बॉर्डर तार थी, लेकिन एक दफा भी बॉर्डर पे नहीं, कोई अमल दखल उनका हुकूमत के अंदर नहीं था। हुकूमत के अंदर तो अमल दखल बाइडेन का भी नहीं था। हुकूमत तो इस वक्त आज भी ओबामा चला रहे हैं, जिस पे मैं मुसलसल ये कहता रहा हूं कि अगर जो बाइडेन इलेक्शन लड़ने की सलाहियत नहीं रखते, इलेक्शन कंटेस्ट करने की सलाहियत नहीं रखते सेहत की वजह से, तो कंट्री चलाने की सलाहियत किस तरह रखते हैं? खुद व्हाइट हाउस कह चुका है कि सुबह 10 बजे से 4-5 बजे तक उनको होश होता है, उसके बाद वो दवाइयों के इन्फ्लुएंस के नीचे होते हैं। मीडिया पूछ चुका है, जो राइट विंग मीडिया है, कि अगर 5 बजे के बजाय 6 बजे मुल्क के अंदर कोई क्राइसिस हो जाए तो कौन हैंडल करेगा? वही हैंडल करेगा जो पिछले 4 साल से हैंडल। जी, मतलब आज ये अमेरिका का अलमिया है, ना सिर्फ अमेरिका का अलमिया है, ये पूरी दुनिया का अलमिया है कि अमेरिका के हालात जो हैं इस वक्त। आज अगर देखा जाए तो कैमला हैरिस के पास फाल ऑफ काबुल का कोई जवाब नहीं होगा मेरे ख्याल। अगर देखा जाए तो 21 मिलियन इलीगल क्रिमिनल्स जो एंटर हो चुके हैं, उसका जवाब कैमला हैरिस के पास नहीं होगा। आज अगर देखा जाए तो 40,000 फलस्तीनी बच्चे जवान जो मारे जा चुके हैं, उसका जवाब कैमला हैरिस के पास नहीं होगा। आज यूक्रेन जल रहा है, यूरोप की जंग है, लेकिन अमेरिका 100 बिलियन से ज्यादा पैसे दे चुका है, इसका जवाब कैमला हैरिस के पास नहीं होगा। लेकिन मैं रिजल्ट प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूं। जो ही ये डिबेट खत्म होगी आज शाम को, उस वक्त लेफ्ट में मीडिया क्या कहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 100 मरतबा झूठ बोला है। हमने फैक्ट चेक कर लिए हैं, 100 दफा डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला है। कैमला हैरिस डिबेट जीत चुकी है, ये आज शाम आप देखें। कैमला हैरिस वॉन द डिबेट, शी इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। सीएनएन पे ये आपको खबर गर्दिश नजर आएगी, वॉशिंगटन पोस्ट अपने वेबसाइट पे लगाएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स, जितने ये सारी चीजें हैं, ये आज शाम को गले फाड़ फाड़ के कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार चुका है, डिबेट हार चुका है। ये सारी दुनिया प्रिडिक्ट कर रही है आज, की मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि माजी के अंदर भी हमेशा यही ड्रामा होता है, यही ड्रामा होता है। लेकिन आज देखें कि आज एक शो होगा, क्या होगा, मैं नहीं समझता, क्योंकि उसकी वजह ये है, कैमला हैरिस 4 दिनों से सुना है कहीं बिठा के उसको स्पीच की तैयारियां कराई जा रही हैं, और वो किस तरह की स्पीच करेगी मेरा नहीं ख्याल। जिस तरह मैंने आपको कहा है, अमेरिका इस वक्त ऐसे मसाइल में घिर चुका है जिसका जवाब कैमला हैरिस के पे ग्रेड से ज्यादा है। कैमला हैरिस को पता ही नहीं कि अमेरिका में क्या पक रहा है। कैमला हैरिस को पता ही नहीं है कि अमेरिका का फ्यूचर क्या है। कैमला हैरिस को यह अंदाजा नहीं है कि इस वक्त दुनिया कहां जा रही है। 50 से ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज के हेड आज बीजिंग में बैठे। 210 बिलियन का क्रेडिट लाइन दी है बीजिंग ने, चाइना ने उनको अफ्रीका के लिए। $50 बिलियन का एड पैकेज दिया है अफ्रीका के लिए। कैमला हैरिस को ये चीजों का नहीं पता, ना वो इसका जवाब दे सकती है, ना देने की सलाहियत रखती है, ना ही इसका जवाब बाइडन देने की सलाहियत रखता है, बल्कि बराक हुसैन ओबामा, जो कि बड़ी बेदर्दी के साथ इस कंट्री को सोशलिस्ट की बजाय कम्युनिस्ट बनाने के चक्कर में है, वन पार्टी रूल बनाने के चक्कर में है, चाइना मॉडल देना चाहते हैं अमेरिका को। उनके पास भी ये जवाब नहीं है कि अब इस वक्त चाइना ना सिर्फ साउथ एशिया को अपनी लपेट में लेना चाहता है, बल्कि अफ्रीका को भी लपेट में ले चुका है। 30 मेगा प्रोजेक्ट्स अफ्रीका में चाइना करना चाहता है। और वैसे वैसे भी अगर देखा जाए तो आज जितने जो फुटप्रिंट्स चाइना के अफ्रीका के अंदर हैं, अमेरिकन डोंट हैव एनी क्लू अबाउट इट। अमेरिकन को सिर्फ और सिर्फ चीमा साहब सीएनएन बेवकूफ बना रहा है। अमेरिका के अंदर सीएनएन ये समझता है कि अगर किसी चीज की खबर हम नहीं देंगे तो दुनिया को कोई पता नहीं चलेगा। और वाकई ही आज किसी भी अमेरिकन से आप ये क्वेश्चन पूछ लें, जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि 50 हेड्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दे आर इन चाइना, किसी को कोई पता। डॉक्टर साहब, जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ, आप एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, आपने अमेरिकन हिस्ट्री को बड़े करीब से देखते हैं, आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ काम करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, कंपेन का आप उनका हिस्सा हैं। आपको नहीं लगता कि दोनों बड़ी सख्त लाइन ले रहे हैं? ट्रंप साहब भी बिल्कुल फार राइट हैं और वो फार लेफ्ट हैं। ये जो मिडिल ग्राउंड ना क्रिएट कर पाना अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर, आपको नहीं लगता कि एवरीवन इज अ लूजर इन द यूनाइटेड स्टेट्स? मतलब इसमें इसमें कोई ये तो नहीं है कि डेमोक्रेट्स हो, रिपब्लिकन हो, दे आर ऑल विद अमेरिका। तो ये मिडिल ग्राउंड ना क्रिएट कर देना एंड फार राइट पे चले जाना, फार लेफ्ट पे चले जाना, आपको लगता है कि ये मेडियोक्रिटी है पॉलिटिकल लीडरशिप की अमेरिका के अंदर? क्योंकि ट्रंप साहब भी किसी किस्म के कोई
इंगेज नहीं करना चाह रहे किसी के साथ, उधर से वो भी नहीं करना चाह रहे। तो मतलब वेयर डज दिस टेक अमेरिका इन द वर्ल्ड एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स विद इन द कंट्री एज वेल? जी मैं सही, पिछले तकरीबन ये सारा जो फिनोमेनन हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 20 साल के अंदर अमेरिकन पॉलिटिक्स में आया है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जब मैं अमेरिका के अंदर आया था आज से 35 साल पहले चीमा साहब, तो मैं हमेशा, मुझे जब पूछा जाता था कि व्हाट आर यू, तो मैं कहता था कि आई एम रिपब्लिकन ऑन सर्टेन इश्यूज एंड आई एम डेमोक्रेट ऑन सर्टेन इश्यूज। दिस यूज्ड टू बी माय आंसर। दिस इज अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ दिस कंट्री कि पिछले 20 साल के अंदर कंट्री एक ऐसे ऐसे तमाशों के साथ गुजर चुका है। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा। देखें, पहला अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट पिछले 20 साल के अंदर आया, जो कि इम्पॉसिबल नजर आता है। अफ्रीकन अमेरिकन की पॉपुलेशन 14% है इस कंट्री में, लेकिन उसका प्रेसिडेंट अफ्रीकन अमेरिकन पिक किया गया सिर्फ स्टेटमेंट बनाने के लिए। लुक व्हाट इज आवर डेमोक्रेसी वर्थ। लेकिन दर हकीकत वो काम नहीं कर रही। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब आए। डोनाल्ड ट्रंप साहब कौन है? डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था गवर्नमेंट को रन करने का, लेकिन रिएक्शन में आए थे। रिएक्शन था बराक हुसैन ओबामा का। उनकी जो ख्वाहिश थी कि अमेरिका के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर एक अफ्रीकन अमेरिकन जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, और उन्होंने प्रूव किया। जब उन्होंने मुसलसल 8 साल मेजॉरिटी को सुप्रेस डिप्रेस किया, उसके रिएक्शन में डोनाल्ड ट्रंप साहब आए। और उसी वक्त से अब फार लेफ्ट सोशलिज्म कम्युनिज्म की तरफ चले गए, और फार राइट एवेंजलिस्ट वोट्स, एक्सट्रीम ऑफ प्राइवेटाइजेशन। मैं मजाक उड़ाया करता था चीमा साहब, डेजर्ट स्टॉर्म जंग के अंदर हालिबर्टन जो डिक चेनी की कंपनी थी, एक्सक्लूसिव उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, उन्होंने सबसे पहले एक्सट्रीम दिखाई, जो मेरे मेरे जैसे स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए बड़ी अजीब बात थी। ब्लैक वाटर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। ब्लैक वाटर क्या थी? आज भी अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। क्या आप अपनी आर्मी भी प्राइवेट बना, क्यों बनाई गई थी मैं बताना चाहूंगा वजह। कौम को धोखा देने के लिए। जब भी सोल्जर मरते हैं बैटल फील्ड में तो बताना पड़ता है। ब्लैक ब्लैक वाटर का कॉन्ट्रैक्टर मरता है तो वो कौम को बताना जरूरी नहीं। अपने सोल्जर्स को कहना कि तुम 30-40 हजार की तनख्वाह छोड़ो, हम तुम्हें $1 लाख देंगे और हमें ज्वाइन करो। दैट वाज एक्सट्रीम ऑफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत, और फिर उसके बाद मैं हमेशा इस बात को बात करता था, अमेरिका के अंदर आज भी कई स्कीमें हैं, कई कई ऐसी बैंकिंग स्कीमें हैं जिनको मैं प्रेडिटोरी लैंडिंग कहता हूँ। अमेरिका के अंदर मैंने ये भी देखा है कि आप गाड़ी खरीदने जाएं तो आपको गाड़ी के साथ $3-4 हजार कैश दिया जाता, जिसको कहा जाता था कैशबैक। कि मतलब मैंने अमेरिका के अंदर देखा है कि किस तरीके से इंटरेस्ट ओनली पेमेंट दी घर की। आप $2 मिलियन का घर ले लें, सिर्फ उसका इंटरेस्ट पे करते रहे और उस घर के अंदर एंजॉय। आपका क्या ख्याल है, गवर्नमेंट को इन चीजों का अंदाजा नहीं है? गवर्नमेंट को अंदाजा है। दे आर एम्बेडेड विद द सोसाइटी। अब इंटेंशनली मिडिल क्लास को पे चेक टू पे चेक रखा जाता है ताकि उनको पता ना चले कि कैपिटल हिल पे कांग्रेसमैन क्या करती है, वो लॉबी सिस्टम किस तरह एंजॉय कर रही है। देखें किस तरह स्पेशल इंटरेस्ट किस तरह एंगेज किया जाता है। वो देखा जाए किस तरह बड़ी बिग कॉर्पोरेशंस जो है, हमारा इस वक्त भी अगर देखा जाए तो अमेरिका को कौन चला रहा है? हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चला रहा है, इंश्योरेंस कंपनियां चला रही हैं, ऑयल कंपनियां चला रही हैं, और वॉल स्ट्रीट चला रही है। और अब उसके बाद एक और नई चीज आ चुकी है, मीडिया एंटरप्राइज। अब जर्नलिज्म की खत्म हो चुका है, जर्नलिज्म मर चुका है। लोग अपनी अपनी इंफॉर्मेशन किसी और जरिए से लेते हैं। सीएनएन का लोगों को, मैं जब भी सीएनएन खोलता हूं मुझे पता होता है कि यहाँ पे क्या होगा। एंटी डोनाल्ड ट्रंप होगा, फार लेफ्ट एजेंडा होगा, सोशलिज्म को प्रमोट किया जाएगा, एलबीजीटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो उसके साथ दिस इज नॉट द जर्नलिज्म इज अबाउट। तो लेकिन चीमा साहब, अब सीएनएन ही चाहता है कि व्हाइट हाउस को भी रन वही करे, और करता है। जिस तरीके से वो व्हाइट हाउस में जब डेमोक्रेट बैठा हो, जिस तरीके से वो शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जिस तरीके से उनका अमल दखल होता है, लगता यही है कि आज व्हाइट हाउस इज बीइंग ऑपरेटेड बाय सीएनएन। डॉक्टर साहब ये बात तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन है, यूरोपियंस परेशान है, एशिया परेशान है। अब वो जो जितनी हम ये कहते थे कि जो 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 राइज ऑफ द रेस्ट है वो तो फिर मुमकिन ही मुमकिन है। तो डेमोक्रेसी भी तारड़ साहब बकौल शेर अफजल मरवत बढ़ गई, क्योंकि अगर अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी के मामलात खराब हैं, आपने मीडिया का कहा कि आप मीडिया पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, लोग अपनी इंफॉर्मेशन जैसे आप अभी कह रहे थे अपने सोर्सेज से लेते हैं, लोग अपनी सच्चाई को ही अपना मीडिया समझते हैं। तो ताड़ साहब फिर आप दुनिया का
ये जो इलेक्शन अभी नवंबर में होने जा रहे हैं, इसके बाद दुनिया को अनस्टेबल देख रहे हैं। इसके बाद इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड अरब मिडल ईस्ट, टर्की, चाइना, ये इमर्जिंग पावर्स के तौर पे आ रही हैं, बिकॉज अमेरिका हैज लॉस्ट इटसेल्फ इन इजराइल एंड यूक्रेन, और अगले बहुत बड़ा जो इंडो पैसिफिक के अंदर तूफान है जिसको वो चाइना के साथ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है और बाकी ताकतें जो हैं वो, दिस इज फॉल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द राइज ऑफ द रेस्ट, आपको नजर आ रहा है, या आपको लगता है संभल जाएगा अमेरिका? नहीं चीमा साहब, उसमें दो चीजें हैं। अगर अमेरिका ने, मैं इसका थोड़ा सा आपको मैं माजी भी बताना चाहूंगा कि मुसलसल अगले दिन मैं एक मिसाल देना चाहूंगा ऑफ द शॉक्ड एंड एम्बैरेस्ड मैटर ऑफ फैक्ट कि जो बाइडेन ने अगले दिन अपनी स्पीच के अंदर कहा है कि $1 लाख की तनख्वाहें मिल रही हैं अमेरिका के अंदर। किसी की उन्होंने बात की है 1 लाख की तनख्वाह, लेकिन डिग्री जरूरी नहीं। दर हकीकत वो इंकरेज कर रहे हैं कि डिग्री की जरूरत नहीं। साथ सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये होगा कि जितनी आईवी लीग स्कूल्स हैं वहां पे सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं, वहां व्हाइट अमेरिकन अब नहीं जाते। व्हाइट अमेरिकन क्या कर रहे हैं? वो अमेरिका के झंडे जला रहे हैं, वो डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे हैं, वो कहते हैं वी आर हमास, और वीड पी जा रहे हैं उससे। सीमा साहब, इस वक्त अफसोस के साथ है जब फेडरल गवर्नमेंट अपने स्टैंडर्ड लो कर देगी कि जॉबों के लिए उन्हें ग्रेजुएट्स नहीं मिल रहे, अमेरिकन ग्रेजुएट्स उनको नहीं मिल रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले 4 साल में कहा था कि अमेरिका इज बिहाइंड मैथ, अमेरिका इज बिहाइंड इनोवेशन, जो उनकी तरक्की का बायस था 18वीं सदी के अंदर। इस वक्त वेस्टर्न आइडियोलॉजी जो है, जो आइडियोलॉजी जो मैं समझता हूँ, चाहे उसको आप कह लें किसी किस्म का डॉक्ट्रिन कह लें, चाहे मार्शल प्लान कह लें, चाहे जो कुछ भी कह लें, यूरोपियन अमेरिकन वेस्टर्न आइडियोलॉजी इज इन डिक्लाइन कंप्लीटली। इन्होंने मुसलसल क्या नहीं किया, मैं बता देता हूँ क्या नहीं। इन्होंने रिफॉर्म नहीं किया। कोई भी चीज जब सिस्टम क्रिएट किया जाता है, जब उसको टाइम टू टाइम आप रिफॉर्म नहीं करते, अपग्रेड नहीं करते, तो उसमें वो कोलैप्स कर। नाउ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन आइडियोलॉजी इज इन डिक्लाइन, अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, और खासकर उसमें जो स्पीड अप हुआ है कोविड की वजह से। इसमें राइज क्या होगा? जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ओबामा, अब देखें, मैं आई कैन बी रॉन्ग, ओबामा हो सकता है द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन हो जो चाइना मॉडल यहां लाना चाहता है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो डिक्लाइन में है, फेल हो रही है। क्या क्या होता है इस वक्त? चेक एंड बैलेंस सिस्टम कोलैप्स कर रहा है अमेरिका का। चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या होता था? जुडिशरी थी, लेजिस्लेशन थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। अब इसमें क्या होता है? जब हाउस रिपब्लिकन होता है, सेनेट डेमोक्रेट हो जाता है, व्हाइट हाउस उनके पास होता है, लूज कौन करता है? जनरल मैसेज, क्योंकि वो डिलीवर नहीं करते। अपनी अपनी पार्टी के साथ वफादारी के चक्कर में सफर कौन करता है? टैक्स पेयर। फायदा कौन उठाता है? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को 100 बिलियन उठा के यूक्रेन ले जाता है। आज अगर देखा जाए तो आज भी सबसे बड़ी जंग जो कर रहा है, अगर देखा जाए बाजार ये है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो आके जंगें बंद कर देंगे। डेमोक्रेट पार्टी जो कि इस वक्त हाथों में खेल रही है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के हाथों में खेल रही है, वो जंग जारी रखना चाहते हैं। पिछली जितनी जंगें हैं दुनिया की आप देख लें, ये पिछले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में शुरू हुई। क्यों शुरू हुई? क्योंकि दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो चीमा साहब, दर हकीकत इन्होंने सिस्टम अपने रिफॉर्म नहीं किए, अपने बच्चे इनके वीड पी रहे हैं और डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे हैं। इलान मस्क जैसे लोग साउथ अमेरिका से पहले जाते हैं कनाडा, और कनाडा से होकर अमेरिका आ जाते हैं, एंड दे बिकम द रिचेस्ट अमेरिकन इन अमेरिका। ही इज नॉट एन अमेरिकन, ही इज साउथ अफ्रीकन। तो इसी तरीके से आज भी देखा जाए तो मैंने अगले दिन आपके व्लॉग में ही कहा था, द हाईएस्ट पेड सीईओ इज नॉट इंडियन। अब मैं अपने अमेरिकन, और जो हैं वो भी बूढ़े हो रहे हैं और नए प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, इनको रिप्लेस करेंगे, इंडियन प्रोड्यूस करेंगे, इनको रिप्लेस। देखिए तार साहब, आज का जो जो आपने पहले ही बता दिया है कि जो कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की जो डिस्कशन होगी, उसमें वेस्टर्न जो लिबरल मीडिया है वो एक तरफ लेके जाएगा और दूसरी तरफ लेके जाएगा। आपको क्या लगता है, एक आखिरी सवाल तार साहब बता दीजिएगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रीएम्प्ट करते हैं और वो कहते हैं जी मुझे हरा दिया जाएगा, या जो उन्होंने लास्ट टाइम हारे तो उसके बाद एक नैरेटिव बनाया, आपको क्या लगता है किस तरह की रिगिंग हो सकती है बकौल डोनाल्ड ट्रंप? अगर वो कहते हैं कि मुझे हरवा दिया जाएगा, अगर वो कहते हैं कि मैं मुझे आउट मैनूवर कर दिया जाएगा, वो किससे डरते हैं? क्या यहाँ पे भी इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान जैसे ही हैं, या आप क्या मतलब व्हाट डज ही मीन इन फैक्ट? और अगर फॉर एग्जांपल इन केस आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब के जीतने के क्या चांसेस हैं, इन केस ही लूजेस तार साहब, तो क्या आपको कोई क्योस क्राइसिस नजर आ रहा है अमेरिका के अंदर, को फसादात हो सकते हैं, क्या होगा? चीमा साहब, यहाँ पे फसाद दंगे शुरू होंगे अगर कैमला हैरिस हार जाती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे
तो जिस तरीके से डेमोक्रेट पार्टी उनका एक टिपिकल स्टाइल है कि वो अफ्रीकन अमेरिकन को सामने लाते हैं और हर चीज को जलाना शुरू कर देते हैं रेशल बेसिस के ऊपर, और फिर उनको लाइसेंस दे दिया जाता है कि वो दे आर बिकम नॉन चैलेंजेबल। उसकी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। ब्लैक लाइफ मैटर इज देयर देयर मिलिशिया विंग। उसके बाद उनका एंटीफा एक मिलिशिया विंग है, वो उसको सामने लाएंगे और आग लगाना शुरू कर देंगे। मैं मिसाल देना चाहूंगा, पिछली दफा जब इलेक्शन था 2020 का, तो 2 दिन पहले वॉशिंगटन डीसी के सारे माल जो है उनको बोर्ड अप करना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले कैरी कर लिए रिजल्ट के बाद। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत जाते हैं क्या, तो उसी तरह चीमा साहब इस दफा क्या होगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब हार जाते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो दिए हमेशा ये ये मैंने मलेशिया की बात की है। चीमा साहब दर हकीकत अमेरिका की हालत ये है कि मिशेल ओबामा जो कि हमारी माजी की खातून अव्वल है, ये खुद उनके अपने अल्फाज हैं, व्हाइट हाउस में आके जब पहली दफा आई थी उन्होंने कहा था वी आर आई एम नॉट प्राउड अमेरिकन टू बी इन द व्हाइट हाउस, नंबर 1। और जिस तरीके से उन्होंने अगले दिन स्टेज पे खड़े होके शिकागो में कहा था टू रन द व्हाइट हाउस इज अ ब्लैक जॉब, अगर यही अल्फाज डोनाल्ड ट्रंप साहब कह देते किसी स्पीच में कि रनिंग द व्हाइट हाउस इज अ व्हाइट जॉब, तो आज अमेरिका की हालत क्या होनी थी। हो सकता है 50-100 बंदे मारे जा चुके होते। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत जो अब मैं सवाल की तरफ आना चाहूंगा, चीमा साहब थ्रेट्स क्या है, इलेक्शन को थ्रेट्स क्या है। इलेक्शन को थ्रेट्स ये है कि मतलब इलेक्शन जो है वो हर स्टेट के अपने अपने लॉज हैं, कवानीन है, वो उन्हें खुद खुद ही उस पर एक्सरसाइज करते हैं। और जहां जहां डेमोक्रेट गवर्नर और मेयर्स हैं वो उनका कंट्रोल है, वो वहां पे उनको कंट्रोल है। सबसे बड़ी थ्रेट इस वक्त, और उन्हीं स्टेटों में से थ्रेट्स है, और उनमें से कई मेजोरिटी स्टेट्स जो है स्विंग स्टेट्स, जिस तरह फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया की मिसाल ले लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा क्लेम करते हैं कि वो स्टेट जीते थे, लेकिन प्रैक्टिकली वो स्टेट ये हारे थे। दूसरी बात यह है कि चीमा साहब डीएनसी डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन के अंदर जाने के लिए भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी वोटिंग के ऊपर आईडी को तस्लीम नहीं करती। वो कहते हैं हमारे लिए, हमारे जो वोटर्स हैं वो गरीब लोग हैं, उनके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं। हालांकि आप ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, आईडी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो लोग मर चुके हैं उनके वोट भी डाले जा चुके हैं। मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं कि मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बच्ची यूनिवर्सिटी है, वहां भी उनको मेल के जरिए बैलेट जाता है और घर में भी बैलेट आ जाता है। उनके वालिद साहब 84 साल की एज में वफात पा चुके हैं, आज भी उनके घर में वो बैलेट आ रहे हैं। ये दूसरी थ्रेट। तीसरी थ्रेट जो मैं आपको बताना चाहूंगा मेल इन वोटिंग है। मेल इन वोटिंग का फ्रॉड क्या है मैं बताना चाहूंगा। आर्मी मेल इन वोटिंग करती है। जो लोग पोस्टेड बाहर हैं, कहीं भी हैं, जो पहले आप मेल इन वोटिंग करना चाहते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट पूरी दुनिया के अंदर शाम को आ जाता है, यहाँ पे 2-2 हफ्ते मेल इन वोटिंग काउंटिंग चल। पिछली दफा 2020 के अंदर भी यही वार्ता डाली गई थी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कोविड। तो यहाँ पे इस दफा भी देखें, अगर इस तरह की वारदातें डाली गई फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब किस तरह जीतेंगे। पिछली दफा देखा गया था कि ट्रकों के ट्रक भर के वोट लाए गए थे, उनकी वीडियोस भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने खोलने की उसको कोशिश नहीं की। अगर खोले भी तो उनको मीडिया जो है उनके पीछे पड़ जाता है। अ, और इस वक्त अगर देखा जाए तो कई चट्टे यहाँ भी जजों अदालतों में बैठे हैं। फिर वो अपनी मर्जी के रिजल्ट देते हैं, मर्जी की चीजें। लेट्स सी तार साहब, जैसे भी हो, लेकिन ये अमन रहे और कुछ हालात ऐसे खराब ना हो, क्योंकि हम जो साउथ एशिया में बैठे हैं हम तो देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टेबिलिटी के साथ ही दुनिया की स्टेबिलिटी है। लेकिन आप जो पिक्चर पेंट कर रहे हैं ये बेसिकली बड़ी जिसे वो कहते हैं ना अनकंफर्टेबल ग्राउंड रियलिटीज है, जिनको जिनको ओन करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड अमेरिका इज डिवाइडेड ऑन दीज लाइंस। लेट्स सी आज की डिबेट जो है वो कई चीजें वो सामने लेके आएगी। Thank you very much, Sajid Art. Always pleasure talking to you. Thank Thanks.